जी, अब हमने जिस टॉपिक से स्टार्ट करना दैट इज़ पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। असल में ये जो पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन है ना, ये भी हाइड्रोनेफ्रोसिस का एक कॉज़ है और न्यूनेट में सबसे कॉमन कॉज़ यही है कि अगर न्यूनेट हमारे पास आता है ना हाइड्रोनेफ्रोसिस के साथ, तो हमारा माइंड सबसे पहले इसकी तरफ जाता है क्योंकि कंजेनिटल होती है ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें जो है ना वो फ्लो ऑफ यूरिन इम्पेयर हो जाता है, किडनी से जो है वो फ्लो यूरेटर में नहीं जा रहा और वो जो यूरिन है वो पेल्विस में जमा होता जा रहा है, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया, पेल्विस डायलेट हो गई है, किडनी जो है ना फेलियर तक जा सकता है। अब ये जो है कंजेनिटल क्यों होगा? कंजेनिटल ही होगा अगर वहाँ पे नैरोइंग हो जाएगी पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन की, इंट्रिंसिक नैरोइंग हो जाएगी। वो जंक्शन ही नैरो है, ठीक है, और इतना नैरो है कि वहाँ से यूरिन पेल्विस से पास नहीं करता यूरेटर में। और एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन भी हो सकती है। एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन कैसे होगी कि कोई एबेरेंट ब्लड वेसल है जो नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होती, कोई ऐसी ब्लड वेसल है और वो क्रॉस कर रही है यूरेटर को, उसको कंप्रेस कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास इसका कॉज पेल्विक यूरेटाइक जंक्शन का। अब अगर फीचर्स की बात करें तो आप खुद सोचें कि क्या हो रहा है, यूरिन जो है वो किडनी में जमा हो रहा है, तो फ्लैंक पेन होगी, क्योंकि मैंने कहा था किडनी रीजन की पेन फ्लैंक में होती है और ये कंटिन्यूस पेन होती है, तो फ्लैंक पेन होगी और ये जो पेन है ये फ्लूइड इंटेक से ज़्यादा होगी और वर्डिंग से रिलीव हो जाएगी। इन्वेस्टिगेट हम कैसे करेंगे? अगर बच्चे आए हैं हमारे पास इस डिसीज़ के साथ, तो उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है और अब तो एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड में भी इसको देखा जा सकता है और इसको जो है वो डायग्नोस किया जा सकता है। तो एंटीनेटल या पोस्टनेटल अल्ट्रासाउंड पे इसको डायग्नोस कर लेंगे बच्चों में। और उसके बाद ना अब आपको पता है कि एक और डिजीज़ होती है जिसको कहते हैं वेसाइको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स, जिसमें क्या हो रहा था कि ब्लैडर से यूरिन वापस यूरेटर में जा रहा था। उसकी जब ग्रेडिंग की थी, तो उसमें भी हमने देखा था कि उसका जो लास्ट ग्रेड था, जो सीवियर ग्रेड था, उसमें भी ये होता था कि किडनी में ना हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता था और पेल्विस बहुत डायलेट कर जाता था, किडनी का डैमेज हो जाता। तो हम अब ये भी तो हमने देख लिया ना कि कहीं ये रिफ्लक्स ही तो नहीं है। हाँ, ये वाक़ई में ऑब्स्ट्रक्शन है। तो उसके लिए हम मिक्चुरेटिंग जो है वो मिक्चुरेटिंग सिस्टोइरेथ्रोग्राम भी करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा जो सिस्टोइरेथ्रोग्राम था ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस था वेसाइकोयूरेटेरिक रिफ्लेक्स के लिए, क्योंकि इसकी बेस पे हमने उसकी ग्रेडिंग की थी। तो ये इन्वेस्टिगेशन भी हम करते हैं वेसाइकोयूरेटेरिक रिफ्लेक्स को रूल आउट करने के लिए। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन के लिए है, वो आपके पास रीनल स्कैन है, मैग-3 आइसोटोप रीनल स्कैन। इसकी मदद से हम देखते हैं कि किडनी जो है वो फंक्शन कर रही है सही वाला या नहीं कर रही, ठीक है? तो ये स्कैन जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो करवाएँगे। ट्रीटमेंट क्या है कि अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है माइल्ड से मॉडरेट है और कोई ऐसा इन्फेक्शन भी नहीं हो रहा, कोई रीनल का फंक्शन भी अभी तक ठीक है, वो डिटेरियोरेट नहीं हुआ, तो आपने पेशेंट को मॉनिटरिंग पे रखना है, अल्ट्रासाउंड रीनल स्कैन से उसको मॉनिटर करते रहना है। लेकिन अगर सिम्टोमेटिक है, पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन जो है वो सिम्टोमेटिक है, इन्फेक्शन हो रहे हैं या इस तरह का कोई मसला है और रीनल जो है उसका फंक्शन डिटेरियोरेट होता जा रहा है, तब आपने सर्जिकल रिपेयर करना है। सर्जिकल रिपेयर में आप करोगे, इस सर्जरी का नाम है एंडरसन हाइनेस डिसमेम्बर्ड पाइलोप्लास्टी। ये नाम जो है ना याद रखना है, एंडरसन हाइनेस डिसमेम्बर्ड पाइलोप्लास्टी में क्या करते हैं कि या तो उसको नैरोइंग को डायलेट कर देते हैं बैलून की मदद से, या उसको हॉट नाइफ की मदद से कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है आसान सा। आगे आता है यूरिट्रोसील। यूरिट्रोसील क्या है कि सिस्टिक डायलेटेशन है, सील से समझ आ रहा है कि सिस्ट बनी हुई है। सिस्टिक डायलेटेशन है डिस्टल पार्ट ऑफ यूरिटर की, और कहाँ पे बनती है? जहाँ पे यूरिटर ब्लैडर में ओपन हो रही होती है ना, वहाँ पे एक सिस्टिक डायलेटेशन बन जाती है। फीमेल में ये ज्यादा कॉमन है और यूजुअली डुप्लेक्स किडनी के साथ ही होता है। मतलब अगर डुप्लेक्स किडनी हो ना, तो डुप्लेक्स किडनी का जो अपर मायोटी होगी, यानी जो अपर यूरेटर आके ब्लैडर में ओपन हो रही थी, उसमें यूजुअली ये सिस्टिक डायलेटेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो आईवीयू इसमें करवाएंगे और आईवीयू में इसकी टिपिकल एक अपीयरेंस होती है कोबरा हेड अपीयरेंस। मैंने पीछे जितनी भी डिजीज में आपको टिपिकल कोई साइन बताया ना, वो आपने अच्छे से याद रखने हैं। तो यूट्रोसिल में हमें कोबरा हेड अपीयरेंस मिल सकती है, जिसकी उसने पिक्चर भी आपको दिखाई हुई है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं जी रिनल स्टोन की। रिनल स्टोन अब जो है वो बहुत कॉमन है और ये जो है वो 20 से 50 ईयर्स की एज में ज़्यादा कॉमन है। इनका प्रेवलेंस 2 से 3% का प्रेवलेंस है रिनल स्टोन्स का, और रिकरेंस भी इनमें बहुत होती है। 1 ईयर के अंदर अंदर 10% तक चांस होता है रिकरेंस का, और 10 ईयर्स में जो है वो 50% तक चांस होता है कि रिकरेंस हो जाएगी रिनल स्टोन्स की। उसके बाद अगर टाइप्स की बात करें तो कैल्शियम ऑक्जेलेट सबसे कॉमन टाइप है। 85% जो स्टोन होते हैं वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के होते हैं। ये ना इरेगुलर से शेप होती है, इसीलिए ये ब्लीडिंग करवा देते हैं। हीमाचुरियन में बहुत कॉमन है कैल्शियम ऑक्जेलेट में, क्योंकि इरेगुलर होते हैं, इनकी शार्प प्रोजेक्शन होती हैं। उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो स्टरवाइड टाइप है। ये 2 से 20% होते हैं। इनको स्टैग हॉर्न भी कहते हैं। ये जो बनते हैं ना इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं, और इनकी जो शेप होती है वो स्मूथ होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट इरेगुलर थे लेकिन ये स्मूथ होते हैं, डर्टी स्मूथ एंड डर्टी होते हैं, और ये इतने बड़े होते हैं ना कि सारे कलेक्टिंग सिस्टम को भी फिल कर लेते हैं। तब हम इनको स्टैग हॉर्न जो है ना वो स्टोन कहते हैं, स्टैगोन कैल्कुलाई कहते हैं। इनकी कंपोजिशन क्या है? मैग्नीशियम, अमोनियम और फॉस्फेट। फिर कुछ फॉस्फेट स्टोन भी होते हैं, 10% तक पाए जाते हैं। यूरिक एसिड जो स्टोन होते हैं वो स्मूथ होते हैं और मल्टीपल होते हैं, मोर देन वन बनते हैं जो यूरिक एसिड स्टोन है। जो प्योर यूरिक एसिड स्टोन होंगे वो रेडियोल्यूसेंट होंगे। यूरिक एसिड के स्टोन भी रेडियोल्यूसेंट होते हैं, जो जेंथीन स्टोन है वो भी रेडियोल्यूसेंट होते हैं, बाकी सारे रेडियोपेक होते हैं, ठीक है। और ये अगर रेडियोल्यूसेंट है तो हमें आईवीयू पे तो नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आईवीयू में तो हम सिंपली एक्सरे ले रहे होते हैं कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करके। इसीलिए इनको फिर आईवीयू में ना हमें सिर्फ एक फिलिंग डिफेक्ट नजर आएगा कि यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट नहीं गया, यहाँ पर कोई चीज है, ठीक है। उसके बाद फिर हम सिटी स्कैन
स्कैन करवाएंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि यूरिक एसिड स्टोन था। अगर सिस्टाइन और जेंथीन की बात करें तो ये जो है ना वो सिस्टीन यूरिया जेंथीन यूरिया में यूजली होते हैं, और जेंथीन स्टोन जो है ना वो रेडियोल्यूसेंट है, लेकिन सिस्टीन स्टोन जो है ये रेडियो ओपेक है। ठीक है, ये चीजें हो गई, लेकिन ये रेयर है दोनों स्टोन। अब आगे टियोलॉजी की बात करें तो 70 to 80% जो रिनल स्टोन है वो इडियोपैथिक होते हैं, नहीं समझ आता कि क्यों बन रहे हैं। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड के लिए कुछ स्पेसिफिक उसने कॉजेज बताए हुए हैं कि अगर हाइपर कैल्सीयूरिया हो, हाइपर कैल्सीमिया हो, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड के स्टोन है ना, तो हाइपर कैल्सीमिया हाइपर कैल्सीयूरिया में यूजली बन जाते हैं। और ये हाइपर कैल्सीमिया कैल्सीयूरिया क्यों हो रहा है? प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म की वजह से ये होता है। ठीक है, मतलब पैराथायरॉइड हार्मोन ही ज्यादा बन रहा है, तो कैल्शियम ज्यादा जो है बोन्स में से वो निकाल निकाल के कैल्शियम को ब्लड में ला रहा है। यूरिक एसिड स्टोन के लिए गाउट और माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर यानी ल्यूकीमिया, सेल्स बन बहुत रहे हैं, फिर सेल्स टूट उतने रहे हैं, तो उस वजह से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है। ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन को स्टेरॉइड स्टोन कहा गया है। मैंने बताया था कि इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं। जब इन्फेक्शन होता है, स्पेशली वो इन्फेक्शन जो यूरिएज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया करते हैं, जैसे प्रोटीज स्टेफाइलोकोकाई, क्योंकि ये जो यूरिएज है ये यूरिया को तोड़ देगा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में, अमोनिया फिर यूरिन को अल्कलाइन बना देगा, और इस अल्कलाइन यूरिन में ये बहुत ज्यादा बनते हैं स्टेरॉइड स्टोन। ये खुद भी इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं और फिर फर्दर इन्फेक्शन करवा भी देते हैं। ठीक है, ये तो स्पेसिफिक कुछ etiologies थी ना। अगर हम एंजाइम की डिसऑर्डर देखें तो प्राइमरी हाइपरऑक्सालूरिया, ज़ैंथीन यूरिया, सिस्टीन यूरिया, इनकी वजह से भी स्टोन बन जाते हैं। फिर अदर कॉजेज में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, डिहाइड्रेशन है, हॉट क्लाइमेट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो तो वहाँ पे स्टेसिस हो जाता है, वहाँ पे भी स्टोन बन सकते हैं। और अगर यूरिनरी सिट्रेट का लेवल डिक्रीज हो जाए, बाकी सबका लेवल इंक्रीज हो रहा था तो स्टोन बन रहे थे, लेकिन यूरिनरी सिट्रेट का लेवल अगर डिक्रीज हो जाए ना तो स्टोन बन जाते हैं, क्योंकि यूजली स्टोन इनहिबिटर होता है। इसका लेवल यूरिन में 300 से 900 मिलीग्राम तक होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो जो इनसोलुबल कैल्शियम फॉस्फेट है वो क्या हो जाएगा, वो वहाँ पर स्टोन बना देगा। उसके अलावा हाई प्रोटीन, साल्ट इंटेक, ये भी जो फैक्टर है ना ये स्टोन बनवा सकते हैं। फीचर्स क्या होंगे, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? सबसे मेन प्रेजेंटेशन तो इसकी जो होती है ना वो पेन के साथ होती है और हिमाचुरिया के साथ होती है। किडनी स्टोन की जो पेन होगी वो रिनल एंगल में होगी और ग्रोइन की तरफ रेडिएट कर सकती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टोन एसिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं, जैसे स्टैगहोर्न स्टोन मोस्टली एसिम्टोमेटिक होते हैं। यूरीमिया जब पेशेंट को हो जाता है, उसके किडनी के फंक्शन डिटोरेट हो जाते हैं, तभी वो प्रेजेंट करता है। लेकिन अगर सिम्टम्स आएंगे तो पेन होगा, हिमाचुरिया होगा, रीनल स्टोन में ब्लीडिंग जो होती है माइक्रोस्कोपिक होती है, और आपको ये बताया मैंने कि हिमाचुरिया माइक्रोस्कोपिक होता है रिनल स्टोन के केस में। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो पाईयूरिया भी हो सकता है, स्टोरवाइड स्टोन क्योंकि इन्फेक्शन करवा देते हैं, तो उनके केस में पायलोनेफ्राइटिस हो सकता है, पस सेल्स आ सकते हैं यूरिन में। इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम एक्सरे केयूबी कराएंगे, क्योंकि जो स्टोन्स होते हैं ना रिनल स्टोन, वो 90% होते हैं वो रेडियोपेक होते हैं। सिर्फ जेंथीन और यूरिक एसिड जो रेडियोल्यूसेंट है, बाकी सारे रेडियोपेक होते हैं। और जो गॉल स्टोन थे वो 80 to 90% रेडियोल्यूसेंट थे। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस होता है, इनमें ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। अब एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे में हमें काफी ज्यादा स्टोन नजर आते हैं, 90% तक स्टोन हम एक्सरे में देख लेते हैं। और यूरिक एसिड जो होते हैं रेडियोल्यूसेंट होते हैं, वो हमें एक्सरे पे नजर नहीं आते। दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन हम करवा सकते हैं वो अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड पे भी काफी ज्यादा स्टोन नजर आ जाते हैं। फिर आईवीयू करवाते हैं। आईवीयू हम क्यों करवा रहे हैं? रिनल फंक्शन को असेस करें। आईवीयू से रिनल फंक्शन कैसे असेस होता है? हमने रिनल ट्रोमा के पेशेंट में भी कहा था कि हम आईवीयू से रिनल फंक्शन असेस करते हैं, क्योंकि हम ना इसमें कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं वेन्स में, फिर वो ब्लड में चली जाती है। अब अगर किडनी फंक्शन कर रहा है यानी वो ब्लड को फिल्टर कर रहा है, तभी वो कंट्रास्ट को फिल्टर करेगा, तभी कंट्रास्ट एक्सक्रीट होगी ना, और किडनी में, यूरिटर में और ब्लैडर में आएगी। अगर किडनी अपना फंक्शन ही नहीं कर रहा तो फिर वो कंट्रास्ट को भी फिल्टर नहीं करेगा, फिर हम एक्सरे लेंगे, हमें कोई कंट्रास्ट नजर ही नहीं आएगा सिस्टम में। इस तरह से हम किडनी का फंक्शन असेस करते हैं आईवीयू की मदद से। ठीक है, अगर किडनी का हमने पहले आरएफटी पेशेंट के कराया और उसका फंक्शन पहले ही हमें नजर आ रहा है कि आरएफटी पे नजर आ रहा है कि फंक्शन डिट्यूरेट है, जो है ना वो क्रिएटिनिन और यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ है, तब हम आईवीयू नहीं परफॉर्म करते, क्योंकि जो ये जो होता है ना इसका कंट्रास्ट ये फर्दर डैमेज कर देता है किडनी को। ठीक है, अच्छा, तब फिर हम कोई स्कैन परफॉर्म करवा लेते हैं किडनी का फंक्शन असेस करने के लिए। अब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है स्टोन के लिए वो नॉन कंट्रास्ट इनहांस्ड हेलिकल सिटी है। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, ये सारे स्टोन्स को दिखा देता है, चाहे वो रेडियोल्यूसेंट हो, ओपेक हो, जो भी हो, पूरी ट्रैक में जहाँ पे भी स्टोन है ये हमें दिखा देगा। ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? अब जो है ना आपने ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट को पेन है, इन्फेक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन है, इन सब चीज़ों को ट्रीट करना है, और वैसे हम कंजर्वेटिव मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अगर ये इनमें से कोई सिम्टम हो, पेन होना शुरू हो जाए, या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहे हैं, या बहुत सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, या स्टोरवाइड स्टोन है, या किडनी का फंक्शन डिटोरेट हो रहा है, इन केस में इंटरवेंशन करनी पड़ती है। फिर हम वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अप्लाई नहीं कर सकते। अब ज्यादातर जो स्टोन होते हैं अगर वो 5 mm से छोटे हैं, 0.5 सेंटीमीटर से यानी छोटे हैं, तो वो खुद ही पास कर जाते हैं, स्पॉन्टेनियसली पास कर जाते हैं। उस केस में हमने पेशेंट को सिर्फ ना कहना होता है कि वो ज्यादा फ्लूइड यूज करे, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड यूज करे, उसको एंटीबायोटिक्स दे देनी है इन्फेक्शन के लिए, एनाल्जेसिया दे देना है पेन के लिए, तो ये स्टोन खुद ही पास कर जाते हैं। उसके बाद एक मेडिकल थेरेपी भी हम यूज करते हैं। मेडिकल थेरेपी हम टमस्यूलोसिन देते हैं। टेम्सुलोसिन जो होती है ना ये असल में होती है अल्फा ब्लोकर, तो ये क्या करवाती है, वहां पर ना डायलेट करवा देती है लोअर यूरेटर को, रिलैक्स करवा देती है, जिस वजह से ब्लैडर की नेक जो है
वो और लोअर यूरेटर रिलैक्स हो जाती हैं और डायलेट हो जाती हैं, स्टोन वहाँ से पास कर जाता है। लेकिन ये जब अल्फा ब्लॉकर पेशेंट को देना है, इसके साथ भी पेशेंट को कहना है कि वो ज़्यादा सारा पानी पिए, और ये हम सिर्फ तब करते हैं मेडिकल थेरेपी अगर स्टोन 6 से 8 mm का है, ठीक है? और अगर स्टोन जो है वो इससे बड़ा है और 2 सेंटीमीटर तक का उसका साइज़ चला गया है, तब हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करते हैं। ये यूजुअली यूज़ होता है जब स्टोन, एक तो सॉफ्ट स्टोन के लिए, और दूसरा अगर स्टोन 2 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर से छोटा हो, लेकिन 0.5 से बड़ा हो, ठीक है? क्योंकि 0.5 तक तो वो कंजर्वेटिव ही मैनेज कर रहे थे ना। ये फिर हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल में क्या करते हैं, नॉन सर्जिकल मिनिमल ना मतलब ये प्रोसीजर है, इसमें करते हैं क्या है कि स्टोन को फोकस करते हैं और इस पे शॉक वेव जो बम्बार्ड करते हैं, जिससे स्टोन टूट जाता है, टूट कर फिर स्टोन जो है वो यूरिन में पास कर जाता है, ठीक है? और इसकी इंडिकेशन मैंने बता दी कि स्टोन जो 2 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए, और अगर यूरिटर है तो उसमें 1 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी क्या है, प्रेग्नेंट फीमेल में हम ये नहीं करते, अगर अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो तब भी नहीं करते, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, और अगर यूरिन ट्रैक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो स्टोन के डिस्टल, क्योंकि हमने स्टोन को तोड़ के उधर से गुजारना है ना, यूरिथ्रा से उसने यूरिन के साथ पास करना है, और अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर तो स्टोन पास ही नहीं हो सकेगा, इसलिए तब हम ये नहीं करते। और अगर जो है ना वो बहुत ओबीस पेशेंट हो, उनमें भी हम ये नहीं करते, क्योंकि फिर वो रेज़ जो है ना वो पहुँच ही नहीं पाती स्टोन तक। तो ये इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन होगी। आगे आ जाती है जी हमारे पास दूसरी इंटरवेंशन वो है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोस्टमी। ये हम करते हैं कि अगर स्टोन 2 सेंटीमीटर से बड़ा हो, और हार्ड स्टोन के लिए भी ये करते हैं। इनमें क्या किया जाता है, इनमें ना पूरी ट्रैक बनाई जाती है, उन ट्रैक से नेफ्रोस्कोप अंदर डाली जाती है, स्टोन को देखा जाता है, फिर उसको तोड़ा जाता है और उसको बाहर निकाला जाता है। करते इसमें क्या है कि सबसे पहले यूरिनरी कैथेटर पास करके कलेक्टिंग सिस्टम को इन्फ्लेट कर देते हैं, फिर वहाँ पे नीडल पास करते हैं, परक्यूटेनियस नीडल पास करते हैं, वो नीडल चली जाती है रीनल कैलिक्स तक चली जाती है, फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस में उसको कैलिक्स तक लेके जाते हैं। अब उस नीडल में से गाइड वायर को गुजारते हैं और नीडल को रिमूव कर लेते हैं। अब गाइड वायर के ऊपर से ना पूरे डायलेटर हम ट्रैक पूरी पास करते हैं। हम डायलेटर क्यों डाल रहे हैं गाइड वायर के ऊपर, क्योंकि हम उस ट्रैक बनाना चाह रहे हैं, वहाँ से रास्ता बनाना चाह रहे हैं नेफ्रोस्कोप को गुजारने के लिए। तो ट्रैक डायलेटर की मदद से हम एक ट्रैक सा बना लेते हैं, उसके ऊपर से फिर हम क्या करते हैं, हम नेफ्रोस्कोप को पास करते हैं, ठीक है? ये ट्रैक जो है स्किन से, मसल से, रिनल कॉर्टेक्स से गुजर के कैलिक्स तक जाती है, वहां तक हम नेफ्रोस्कोप को ले जाते हैं। नेफ्रोस्कोप की मदद से, क्योंकि वो एक कैमरा होता है, हम स्टोन को देखते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, ठीक है? न्यूमेटिकली तोड़ें या लिथो या लेजर के साथ तोड़ें, जैसे भी तोड़ें हम उसको तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद उसके फ्रेगमेंट्स को हम निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है? बाहर निकाल लेते हैं। अब हम एक ना परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी ट्यूब अंदर पास कर देते हैं, पीसीएन ट्यूब पास कर देते हैं ट्रैक में, और एक हम ना स्टेंट पास कर देते हैं। ये जो स्टेंट है ये किडनी से ब्लैडर तक जाएगा, और उसके बाद जो है ना फिर हम देखते हैं कि जब थोड़े दिन गुजर जाते हैं और ये बिल्कुल जो स्टोन का कोई हमें पीस नज़र नहीं आता, बाकी कोई स्टोन लेफ्ट ओवर फ्रेगमेंट नज़र नहीं आता, और ये जो ट्रैक होती है पेटेंट हो जाती है, तब हम दोनों चीज़ों को, उस ट्यूब को भी और इस जो स्टेंट है इसको भी रिमूव कर लेते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर होता है। अच्छा, अब इसमें जो है वो इसकी इंडिकेशन मैंने बता दी है कि अगर स्टैग होर्न हो तब भी इसमें हम यूज़ करते हैं, और अगर लार्ज स्टोन हो और अगर हम पहले एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव कर चुके हैं और वो फेल हो गया है, तब भी हम परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोस्टमी करते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशन में हेमरेज हो सकता है, यूरिनरी फिस्टुला बन सकता है, क्योंकि देखिए आपने इतना एक ट्रैक बनाया, उसमें से इतनी चीज़ें आप अंदर लेकर गए हो, तो वहाँ पे एक फिस्टुला बन सकता है, परफोरेशन हो सकती है कोलोन की या किसी और विसरा की। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर है दैट इज रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। अब ये रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी हम कब करते हैं, ये हम यूजुअली तब करते हैं अगर तो प्रेग्नेंट फीमेल हो, प्रेग्नेंट फीमेल में स्टोन हो, क्योंकि उसमें हमको शॉक वेव वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, उनमें फिर हम ये तरीका यूज़ करेंगे। दूसरा, अगर हॉर्स शू किडनी हो, किसी की हॉर्स शू किडनी हो ना, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में करवाई थी, उसमें भी ना, उसमें भी आप ये करते हो, रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी करते हो। और अगर लोअर कैलिक्स में स्टोन पड़े हो तब भी हम ये कर रहे थे। इसमें करते हैं कि इसमें एंडोस्कोपी यूज़ करते हैं। एंडोस्कोपी यूरिथ्रा से लेकर यूरिटर में ले जाकर, ठीक है, उसको यूरिट्रोस्कोप को यूज़ करते हैं, और यूरिटर के जरिए रिनल पेल्विस में एंटर हो जाते हैं। रिनल पेल्विस में जाके फिर वो डिफ्लेक्ट होती है, मुड़ती है उसकी टिप, और वो कैलिक्स में एंटर कर जाती है, क्योंकि स्टोन तो कैलिक्स में एंटर कर जाती है। वहाँ पे हमें, क्योंकि एंडोस्कोप है, तो हमें स्टोन विजुअलाइज होता है, हम स्टोन को देखते हैं, फिर उसको फ्रेगमेंट उसके करते हैं, उसको तोड़ते हैं और फिर उसको रिमूव कर लेते हैं। तो ये होता है रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, ठीक है? अच्छा, अच्छा, ये जो सारी हमने इंटरवेंशन पढ़ी है, ये सारी मिनिमली इन्वेसिव थी, बहुत आसान तरीके हैं। अब इन लेजर और एंडोस्कोपी सर्जरी की वजह से ओपन सर्जरी बिल्कुल परफॉर्म नहीं की जाती, लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री हमारा मुल्क है, इनमें अभी भी ओपन सर्जरी की जाती है। ओपन सर्जरी की कुछ इंडिकेशन बता रहा है कि अगर बहुत बड़ा स्टोन हो, कॉम्प्लेक्स स्टोन हो, उसने ज़्यादा कैलिसिस को इन्वॉल्व किया, क्योंकि यहाँ हमने जितनी भी इंटरवेंशन किया वो हम एक ही कैलिस में सीधा जाते थे, चाहे वो हम परकुटेनियस नेफ्रोलिथोसमी से जाएं, चाहे हम वो रिट्रोग्रेड इंट्रारिनल सर्जरी से, एक कैलिक्स में जाते थे, वहाँ से स्टोन रिमूव कर लेते थे। लेकिन अगर बहुत सारे कैलिसेस इन्वॉल्व हैं और हमने परकुटेनियस करके देखा है, हमने रिट्रोग्रेड करके देखा है, या एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल वो फेल हो गए हैं, तब फिर हम ओपन सर्जरी की तरफ जाते हैं। या अगर पेशेंट बहुत मोटा हो ना, मोर्बिडली ओबीज हो, उनमें भी फिर क्योंकि कोई वेव्स वगैरह या कोई ट्रैक, अब नेफ्रोलिथोस में हम ट्रैक बनाने की कोशिश करेंगे तो उस ट्रैक के चक्कर में हम उसकी वेसल्स या उसको हाइलम को डैमेज कर सकते हैं, तो उन केसेस में भी हम ओपन सर्जरी को प्रेफर करते हैं। ओपन सर्जरी में पाइलोलिथोटमी आ जाती है। इसने ना इसकी इतनी लंबे चौड़ा प्रोसीजर बताया, आपने पहले तो इसकी पोजीशन वाला पैराग्राफ पढ़ लेना है कि पोजीशन इसमें क्या होती है, पेशेंट को लेटरल पोजीशन में लेटाना है, और जिस साइड को आपने ऑपरेट करना है ना वो ऊपर वाली साइड पर, लाइक अगर राइट किडनी में स्टोन है तो राइट साइड ऊपर रखनी है। अब उसकी जो लोअर लेग होगी लेफ्ट लेटरल पोजीशन में वो लेट जाएगा। अब उसकी जो लोअर लेग होगी ना वो फ्लेक्स करवा देनी है, और जो अपर लेग है उसको एक्सटेंड करवा देना, और पेशेंट को कैथेटर पास कर देनी है। जो ब्रिज है थेटर टेबल का, उसको इतना ऊपर ले आना है कि आप इजीली जो है ना वो उसको सारा अप्रोच कर सको, इजीली आप ऑपरेशन कर सको, ठीक है, ऊंचा कर लेना उसको थोड़ा सा। उसके बाद जो इंसियन लगाया जाता है वो मोरिसन इंसियन होता है, ओब्लिकली
इंसिजन लगता है फ्लैंक के ऊपर 12th रिब के ऊपर, और फिर इसको जो है ना वो अंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन की तरफ प्रोलॉन्ग कर लेना है, फॉरवर्ड लेकर चले जाना है। उसके बाद इतना यहाँ से रीड करने के बाद ना आप ये जो समरी वाला टेबल है ना, ये जो समरी वाला पैराग्राफ है, सिर्फ इसको करो कि लैटरल पोजीशन थी, मोरिसन इंसिजन हमने डिटेल में कर लिया। उसके बाद स्किन आएगी, सबक्यूटेनियस टिश्यू आएगा, इन सबको इंसाइज करना, लेटिस्मस डोर्साई मसल आएगा, सेराटस पोस्टीरियर इंफीरियर मसल, क्योंकि किडनी ना सबसे पीछे पड़े हुए हैं, रेट्रोपेरिटोनियम, इसके रास्ते में बहुत सारे मसल्स, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो ये सारे मसल्स को हमने इंसाइज करना है। फिर जो है ना वो लंबर फेशिया आएगा, इसको इंसाइज करना है, पेरिटोनियम को पुश कर देना फिंगर की मदद से, फिर इंटरनल ओब्लीक आएगा, ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल, इनको भी इंसाइज करना है। फिर फेशिया जिरोटा आएगा जिसने किडनी को इनकेस किया होता है, इसको इंसाइज करना है, और पेरिनेफ्रिक फैट को रिमूव करना है, पील ऑफ करना है। फिर किडनी आ जाएगी। किडनी का जो ना, अब आपको मैंने एक अरेंजमेंट पढ़ाया था कि किडनी के हाइलम में ना सबसे आगे वेन होती है, फिर आर्टरी पेल्विस सबसे पीछे होता है, तो आपने किडनी को थोड़ा सा रोटेट करना है ताकि हमें पेल्विस उसका सामने नजर आए, उसको एक्सपोज करना है। वहां पर आपने पेल्विस पे लगा लेना है लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन, ठीक है। लगाकर आप पेल्विस को जो है ना अपने वहां पर जो स्टोन है उसको कर लेना है रिमूव, ठीक है। स्टोन को रिमूव कर लिया, अब बाद में पेल्विस को स्टिच कर देना है और वोन को बंद कर देना है, ठीक है। एक दो चीजें इसमें यहाँ पे ऐड कर लें। एक ये ऐड कर लें कि आपने जो है ना वो जेजे स्टेंट पास कर देना है, मतलब इसको बंद करने से पहले आप जेजे स्टेंट पास कर देते हो जो किडनी से ब्लैडर तक जाता है। और दूसरा जो है ना वो आपने एक ड्रेन रखनी होती है लाजमी, वहां पर ड्रेन आप रखते हो रिनल पेल्विस में, फिर आप बंद, तो ड्रेन और जेजे स्टेंट आपने रखना होता है। ये दो चीजें जरा ऐड कर लें इसमें, फिर हम थोड़ी देर के बाद इनको रिमूव कर देते हैं, वैसे जैसे हमने नेफ्रोलिथोस्मी में किया था। अच्छा, उसके बाद ये आ जाती है एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटमी। इसको मतलब बस नाम कर लें, पाइलोलिथोटमी का फिर भी थोड़ा बहुत कर लें, वरना ये सर्जरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटमी का नाम कर लें, और एनाट्रोफिक नेफ्रोलिथोटमी इसका भी सिर्फ नाम कर लें। और पार्शियल नेफ्रेक्टमी, अगर बहुत ज़्यादा मसला हो और आप स्टोन रिमूव ही नहीं कर पा रहे, मल्टीपल स्टोन है, एक से ज़्यादा स्टोन है, या लोअर पोल पे स्टोन, या वो पोल जिस जहाँ पर स्टोन है वो वैसी एरिया फंक्शन नहीं कर रहा, तो हम उस इतने एरिया को नेफ्रेक्टमी कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब वो आगे कह रहा है व्हाट टू डू इफ बायलैटरल स्टोन आर प्रेजेंट। अगर बायलैटरल स्टोन है तो वो वाला किडनी जो ज़्यादा अच्छा फंक्शन कर रहा है, क्योंकि पहले हमने स्कैन करके देख ही लिया होना है कि कौन सा किडनी का फंक्शन ज़्यादा अच्छा है, तो जो किडनी ज़्यादा अच्छा फंक्शन कर रहा है उसको पहले हम ठीक करते हैं, या वो किडनी दोनों में से जिसमें इन्फेक्शन हो चुका है स्टोन के बाद उसको पहले ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम चॉइस बनाते हैं कि या वो वाला किडनी जो उसमें ज्यादा अच्छा फंक्शन कर रहा है उसको ठीक कर लो, या दोनों में से एक में सिम्टम ज्यादा आ रहे हैं उसको ठीक कर लो, या दोनों में से एक में इन्फेक्शन है तो उसको ठीक कर लो। अब क्या रहा है कि स्टोन को रिकरेंस कैसे प्रिवेंट करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसकी ना रिकरेंस बहुत होती है, एक दफा स्टोन रिमूव कर दी कुछ महीनों के बाद, सालों के बाद ये फिर बन जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने जो है ना वो कंप्लीट उसका मेटाबॉलिक वर्कअप करवाते रहना है, ठीक है, रिकरेंस से बचने के लिए उसका फॉलोअप रखना है, सीरम कैल्शियम चेक करने हैं, ठीक है, और सीरम यूरिक एसिड चेक करते रहना है, 24 आवर यूरिनरी यूरेट कैल्शियम फॉस्फेट, ये चीज़ें उसकी चेक करती रहेंगे। इसके अलावा ये तो मेटाबॉलिक हम वर्कअप करा रहे हैं ना कि हम कैल्शियम का लेवल्स, यूरिक एसिड का लेवल, और यूरिन में हम उसके यूरिएट कैल्शियम फॉस्फेट चेक करें। इसके अलावा हम उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस कहेंगे कि एक्सेसिव इनटेक तुमने मिल्क का जो है ना वो प्रिवेंट नहीं करना, एक्सेसिव इंटेक ऑफ मिल्क नहीं करना, ठीक है, अगर तुम्हारे कैल्शियम स्टोन बनते हैं तो। और अगर हाइपरयूरिसीमिया होता है तो आप उसको एलोपिनोल दे सकते हैं, रिकरेंस से बचाने के लिए एलोपिनोल पे उसे रखेंगे, और उसे कहना है कि तुमने रेड मीट नहीं लेने, फिश नहीं लेनी, ठीक है। और अगर जो है ना उसको सिस्टीन यूरिया होता है, सिस्टीन की स्टोन बनते हैं, तो हम उसको कहेंगे कि तुम सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन नहीं लोगे, मतलब तुम एग नहीं लोगे जिसमें सल्फर होती है, मीट नहीं लोगे, फिश नहीं लोगे, ठीक है। और अगर जो है ना वो इडियोपैथिक हाइपरकैल्सियूरिया, समझ नहीं आती कितना कैल्शियम क्यों यूरिन में आता है, तो फिर हम बेंड्रो फ्लोमेथाजाइड देंगे पेशेंट को, ठीक है। तो ये रिकरेंस भी आपने अच्छे से, ये भी आ सकते हैं ना पेपर में क्वेश्चन के, कैसे आप रिकरेंस से प्रिवेंट करते हो। तो कुछ आपने मेटाबॉलिक वर्कअप करवाना है, बाकी आपने पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देनी है डाइट के हिसाब से। आगे आपके पास आ जाते हैं यूरिटेरिक स्टोन, मतलब अब जो स्टोन है ना वो किडनी के तो सारे पढ़ लिए, अब आ जाते हैं यूरिटर का स्टोन। जो मोस्टली यूरिटर के स्टोन होते हैं ना वो स्पॉन्टेनियसली पास कर जाते हैं, लेकिन यूरिटर की ना 5 साइड से नैरोइंग की, जहाँ पे यूरिटर नैरो, आपको याद है हमने इसोफिगस पढ़ी थी, उसकी हमने 3 साइड्स पढ़ी थी कंस्ट्रक्शन की, वैसे यूरिटर की 5 साइड से नैरोइंग की, जहाँ पर जो है ना स्टोन जाके फंस सकता है, और जब वहाँ पे फंस गया तब हमें खुद से निकालना पड़ेगा। अब वो पहले देखते हैं कि वो साइड्स कौन सी है नैरोइंग की। तो सबसे पहली साइट है पेल्वी यूरिटेरिक जंक्शन, दूसरी है जहां पर ये इलियक वेसल को क्रॉस करती है। अब आपको यूरिटर का वो कोर्स याद आ रहा होगा जो मैंने आपको करवाया था, तो ये इलियक बाइफरकेशन को क्रॉस करती थी ना, वहां पे भी ये नैरो होती है। तीसरी जब इसको ना वास्ट डिफरेंस क्रॉस करता है, ठीक है, मेल में, और फीमेल में इसको जो है ना वो यूरिटेरिक न्यूट्राइन न्यूट्राइन वेसल्स क्रॉस करती थी, ठीक है। तो जब हम मेल में ये वॉश डिफरेंस क्रॉस करते हैं वहां पे भी ये नैरो होती है। उसके बाद जब ये ब्लैडर वॉल में इंटर हो रही होती है, ठीक है, और लास्ट में जब यहाँ पर यूरिटर की ओपनिंग होती है, ये 5 आपने साइड्स अच्छे से याद रखनी है। ये वो साइड्स है जहाँ पे ये नैरोइंग होती है, और वैसे तो स्टोन इजीली पास कर जाता है, लेकिन अगर इनमें से किसी जगह पर ये फंस गया तो फिर ये हमें खुद से ठीक करना पड़ेगा। फीचर्स इसके क्या होते हैं, इसमें पेन होती है, और पेन जो होती है ना वो ये नहीं होती कि डल फ्लैंक होगी, इसकी पेन बड़ी सवेयर होती है, और कोली की पेन होती है, रिनल स्टोन की तरह नहीं होती, बहुत सवेयर पेन होती है, और पेशेंट ऐसे उससे बैठा नहीं जा रहा होता है, लेटा नहीं जा रहा होता, बहुत तकलीफ में होता है वो।
ग्रोइन की तरफ पेन रेडिएट करती है। और जो है स्ट्रेंगरी का उसने यहाँ पे जिक्र किया। स्ट्रेंगरी क्या होता है कि पेनफुल पैसेज होती है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन, सिर्फ कुछ थोड़ा सा यूरिन आएगा और बहुत पेनफुल उसका पैसेज होगा। ये यूजली तब होता है अगर स्टोन जो है ना वो इंट्राम्यूरल पोर्शन हो, यूरिटर के इंट्राम्यूरल पोर्शन में हो। फिर हीमोचूरिया के साथ भी पेशेंट आ सकते हैं। तो मेन इसकी जो आपने डायग्नोस करना है ना वो पेन से डायग्नोस करना है। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, एक्सरे केयू भी करवाएंगे, क्योंकि अगर स्टोन रेडियो पे को हमें नजर आ जाएगा। आईवीयू करवाएंगे, नॉन कॉन्ट्रास्ट इन्हांस सीटी स्कैन करवाएंगे। और मेन इन्वेस्टिगेशन यही है। तो सेम वही इन्वेस्टिगेशन है ना जो हमने किडनी के लिए करवाई थी, कोई चेंज तो नहीं आया, वही इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, 90% जो स्टोन है अगर वो 5 mm से कम साइज है तो वो स्पॉन्टेनियसली पास कर जाएंगे, 3 वीक्स के अंदर अंदर पास कर जाते हैं। लेकिन अब पेशेंट इतनी पेन हो रही है तो उसने आपने क्या करना है, उसको ऐसे तो नहीं घर भेजना ना कि खुद ही पास हो जाएंगे, आपने उसको एनाल्जेसिया देना है। अगर इस स्टोन की वजह से उसको कोई इन्फेक्शन है तो साथ आपने इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, एंटीबायोटिक्स देनी है। उसके बाद आप पेशेंट को कहेंगे कि तुम अच्छा ज़्यादा पानी पियो, और उसको कहेंगे थोड़ा वेट करें। 2-3 हफ्ते के बाद आपके पास आया बट स्टिल परसिस्टेंट पेन है और पेन नहीं रुक रही और फीवर भी होता जा रहा है, इन्फेक्शन होते जा रहे हैं, ये रीनल जो है वो इनसफिशियंसी हो गई है कि स्टोन ने किडनी को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है। और मतलब रीनल इनसफिशियंसी की एक ही किडनी था पेशेंट के पास, उसमें स्टोन आ गया है, उसको उसका रास्ता भी ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, या दोनों साइड पे स्टोन आ गया, अब तो आपको ट्रीट करना ही पड़ेगा। या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है, परसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन है और स्टोन नहीं पास हो रहा, 3 हफ्ते तो क्या 4 से 6 हफ्ते हो गए, तब भी आपको फिर उसका सर्जरी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आप सर्जरी करते हो। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, सबसे पहले तो आ रहा है जी यूरिट्रोस्कोपिक स्टोन ट्रीटमेंट। और यूरेट्रोस्कोपिक स्टोन ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, ये एंडोस्कोप होती हैं, ब्लैडर में इंटर करती हैं, यूरेथ्रा के जरिए ब्लैडर में इंटर करती हैं, ब्लैडर से फिर आ जाती हैं यूरिटर में। दो तरह की होती है, एक रिजिड भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी होती है, यूरिट्रोस्कोप। ठीक है। अब ये जो फ्लेक्सिबल है ये नई वाली हैं, ये नई आई हैं। ठीक है। ये जो है ना रिनल पेल्विस तक जा सकती हैं, और रिनल स्टोन, अगर रिनल स्टोन हो ना उनको भी तोड़ सकती हैं। ये वही वाली हैं जो हमने पीछे एक सर्जरी में यूज़ की थी, आपको बताया था कि अगर हॉर्स टू किडनी हो तो या प्रेग्नेंट फीमेल हो तो उसमें हम रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी करते हैं। तो उनमें जो हमने यूज़ की थी ना उनकी वो बात करें कि वो आप रीनल पेल्विस तक भी लेके जा सकते हो। ठीक है। इनमें जो होता है ना एक चैनल होता है जिस चैनल के जरिए हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट अंदर लेकर जा सकते हैं, गाइड वार लेकर जा सकते हैं, जेजी स्टेंट लेकर जा सकते हैं, यूरिट्रल कैथीटर लेकर जा सकते हैं, या लिथोक्लास लेकर जा सकते हैं। लिथोक्लास है जिसकी वजह से हम इंस्ट्रूमेंट को तोड़ते हैं। ठीक है। डोर्मिया बास्केट लेकर जा सकते हैं। तो यूरिट्रोस्कोप अंदर ले गए, यूरिट्रोस्कोप में एक तो आपको नजर आ रहा है सारा अंदर व्यू नजर आ रहा है, स्टोन नजर आ रहे हैं, दूसरा उसके अंदर चैनल बने हुए हैं, उसके अंदर से आप डोरमिया बास्केट लेकर चले जाओ, उसकी मदद से स्टोन को रिमूव कर दो, या उसके साथ आप जो है ना वो लिथो क्लास लेकर चले जाओ, उससे स्टोन को तोड़ दो, स्टोन खुद ही निकल जाएगा। इस तरह से आप कुछ भी फिर कर सकते हो। ठीक है। दूसरा जेजेस्टेन। जेजेस्टेन आप क्या करते हो, थिन प्लास्टिक से ट्यूब होती है, इनको आप गार्ड वार के ऊपर लगाते हो। ठीक है। और सिस्टोस्कोप पहले ब्लैडर में जाती है, सिस्टोस्कोप के बाद गाइड वायर जाती है, गाइड वायर के ऊपर आप जेजे स्टेंट पास कर देते हो। कॉमनली इसकी जो 22 से 28 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और अडल्ट्स में इतनी लेंथ होती है। इसकी ना एंड पे कॉइल होती है। अब वो कॉइल एक तो रहती है किडनी में, रिनल पेल्विस में, और दूसरी होती है ब्लैडर में। ये क्या करता है, ये जो है ना पेटेंट रखता है यूरिटर को, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होने देता। इसकी पोजीशन कंफर्म करने के लिए हम एक्सरे करते हैं, फ्लोरोस्कोपी करते हैं, जिससे हमें इसकी पोजीशन कंफर्म हो जाती है। ठीक है। अब जो है ना वो इसकी ना कुछ इंडिकेशंस बता रहा है कि कब हमने इसको यूज़ करना है। इसको यूज़ करना है कि अगर यूरिटर में स्टोन है तो स्टोन को रिमूव करके आपने स्टेंट पास कर देना है। किडनी स्टोन में भी हम इसको पास कर देते हैं। अगर यूरिट्रोस्कोपी आपने की उसके बाद आप इसको रख देते हो, रिनल सर्जरी के बाद, या कोई ट्यूमर है जिसने यूरिटर की कंप्रेशन कर दिया, तो जिसमें हमने पेटेंसी रखनी है ना यूरिटर की, उन केस में हम उसने फिगर में जैसे स्टेंट दिखाया भी हम ये रख देते हैं। और जो डोरमिया बास्केट का वो बता रहा है कि ये क्या होती है, ये ना वायर की बनी होती है, कुछ बास्केट्स होती हैं, इनको यूरिटर में लेके जाते हैं, इमेज गाइडेंस की मदद से लेके जाते हैं, यूरिट्रोस्कोप की मदद से गाइड करते हैं। हमने कहा था ना यूरिट्रोस्कोप पास कर देते हैं, उसके अंदर चैनल होते हैं, उसके जरिए से आप जेजे स्टेंट ले जाओ, या डोरमिया बास्केट ले जाओ, या लिथो क्लास कुछ भी लेके आ सकते हो। तो उस यूरिट्रोस्कोप में से गुजार के हम ये लेके जाते हैं डोरमिया बास्केट, और इसके ये अंदर जाके ओपन हो जाती है, ओपन हो जाती है तो स्टोन को पकड़ के उसको फिर रिमूव कर देती है। ठीक है। लेकिन इसके केस में यूरिटर इंजरी होने के काफ़ी ज़्यादा रिस्क होते हैं। इसकी भी फिगर उसने बनाई हुई है। फिर आगे पुश बैग आ जाते हैं। ये क्या होता है कि अगर स्टोन जो होगा ना वो यूरिटर के मिडिल पार्ट में हो या यूरिटर के अपर पार्ट में हो ना, तो उसको पुश करके किडनी में ले जाते हैं, पुश करके ना ऊपर की तरफ पुश करते हैं, उसको किडनी में ले जाते हैं, और फिर जो है ना उसको एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक लिथोट्रिप्सी की मदद से ट्रीट कर देते हैं। मतलब ये हम थोड़ा सा गेम चलाते हैं, ये पुश बैंग इसको कहते हैं। अब हमारे पास लास्ट चीज़ आ जाती है जी ओपन सर्जरी। अगर तो स्टोन जो है अपर थर्ड ऑफ यूरिटर में है तो उसको हम किस सर्जरी की मदद से रिमूव कर सकते हैं, पाइलोलिथोटमी से कर सकते हैं, जो हमने रीनल स्टोन के लिए की थी। और अगर स्टोन जो है डिस्टल एंड ऑफ यूरिटर में है तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए गिब्सन्स इंसियन देते हैं, या पेफेनिस्टियल इंसियन देते हैं। उसमें पाइलोलिथोटमी इंसियन से या मोरिसन इंसियन से बात नहीं बनेगी, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, गिब्सन इंसियन देना पड़ेगा। और स्टोन अगर मिडल थर्ड ऑफ यूरिटर में है तो उसे मसल कटिंग इलियक फोसा इंसियन देते हैं। ठीक है।
इंसियन आपने याद कर लेने हैं कि अगर स्टोन अपर यूरेटर में है तो पाइलोलिथोट में इंसियन जो मॉरिसन इंसियन में पीछे पड़ा है, और अगर स्टोन लोअर यूरेटर में है तो गिब्सन इंसियन या जिप्सन इंसियन, और अगर मिडल में है तो मसल कटिंग इलियक फोसा इंसियन। करते हैं उसमें क्या है कि इंसियन जो है ना 1 इंच अबव और पैरेलल टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ इलियक क्रस्ट होता है, ये वो बता रहा है जो इलियक फोसा वाला इंसियन है। फिर बाकी जो भी रास्ते में आगे चीजें आनी सबको इंसाइज कर दो, स्किन सबको, टिश्यू मसल सबको। पेरिटोनियम को स्वीप करो और यूरिटर जो है ना वो आपको नजर आ जाएगी। यूरिटर कहाँ पे नजर आएगी, यहाँ पर वो कॉमन इलियक वेसल को ना बाइफरकेट करी होगी, वहां पर आपको नजर आ जाएगी। अब आपने ना स्टोन के प्रोक्सिमल और डिस्टल एक स्लिंग रख देनी है, पास कर देनी है कि कहीं यूरिटर में ये स्टोन ऊपर या नीचे ना चला जाए, रास्ता आपने बंद कर देना ऊपर भी और नीचे भी। फिर एग्जैक्टली स्टोन वाली जगह से आपने इंसाइज करना है यूरिटर को और स्टोन को एक्सट्रैक्ट कर लेना, फिर यूरिटर को बंद कर देना है और बाकी सारी स्ट्रक्चर्स को भी बंद कर देना है। तो ये आसान सा प्रोसीजर है। ओपन सर्जरी इसकी आसान होती है, मतलब कहीं पर भी इंसियन लगाना है ना तीनों में से तो आगे प्रोसीजर यही होगा। ठीक है, तो ये होगी जी ओपन सर्जरी। बाकी मैंने आपको बता दिया कि एंडोस्कोपी वाला तो इसका ट्रीटमेंट एक ही था, वो यूट्रोस्कोपिक, उसकी मदद से फिर आगे जेजे स्टेंट डाल दो, डोर्मिया बास्की डाल दो, या जो भी। अच्छा जी, यहाँ पर अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस क्या है कि अगर रीनल पैरेन्काइमा की इन्फ्लेमेशन हो गई है या रीनल कोलेक्टिंग सिस्टम मतलब किडनी की कोई ना इन्फ्लेमेशन हो गई है। अब ये इन्फेक्शन हुआ क्यों है, इसके क्या रूट है, या तो हिमेटो, अच्छा जहाँ भी बॉडी पे हम इन्फेक्शन पड़ते हैं हम तीन रूट पड़ते हैं ना, कि या तो हिमेटोजेनिस हो गया, या डायरेक्टली इनोकुलेशन हो गया, या कहीं पास किसी लोकली किसी जगह से स्प्रेड कर गया। तो अब इसमें अगर हिमेटोजेनिस इन्फेक्शन होगा तो टॉन्सिल से आ जाएगा, टीथ से आ सकता है, स्किन का कोई इन्फेक्शन आ सकता है। दूसरा इसमें असेंड कर सकता है। असेंड क्या, कि अब इसमें किडनी में कौन कौन सी चीजें इंटर हो रही होती हैं, यूरिटर इंटर हो रही होती है, तो यूरिटर की मदद से ये सेंड कर सकते हैं। फीमेल्स में ये सेंड वाला इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन है, फीमेल्स का यूरिथ्रा शॉर्ट होता है, में यूटीएस वैसे कॉमन होते हैं, तो वो सेंड करके यूरिटर की मदद से किडनी तक आ जाएंगे, पाइलोनेफ्राइटिस हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी भी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है उनमें भी पाइलोनेफ्राइटिस होता है। जैसे पीछे हमने कितने सारे कॉजेज पढ़े यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के, कोई स्टोन होगा, या पेल्विक यूरिटारिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन होगा, या वेजाइको यूरिटारिक रिफ्लक्स होगा, या डुप्लेक्स किडनी होगा, या हॉर्स टू किडनी में अगर स्टेसिस हो जाएगा, मतलब किसी भी डिजीज में अगर स्टेसिस है, ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें भी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। इनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सबसे कॉमन तो इकोलाई है, ये पूछते होते हैं, सबसे कॉमन इकोलाई है, फिर प्रोटियस, क्लैप्सिला, एंटेरोकोका, कोकस स्टेफाइलोकोका, ये सारे जो है ना पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। और इनमें से एक चीज आपने पीछे पढ़ी भी है, मैं दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ, जो प्रोटियस और स्टेफाइलोकोका है ना, क्योंकि वो यूरिन को बनाते हैं अल्कलाइन, क्योंकि प्रोटियस और स्टेफाइलोकोकाई के पास होता है यूरियस एंजाइम, ये यूरिया को तोड़ देते हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर ये जो अमोनिया बनता है यूरिन को अल्कलाइन बना देता है। ये अल्कलाइन यूरिन में स्टोन बहुत ज्यादा बनते हैं, तो इसीलिए इन इन्फेक्शन की वजह से स्टोन भी बन जाता है, प्रोटियोस और स्टेफाइलोकोकाई के इन्फेक्शन की वजह से। और जो इकोलाई और स्ट्रेप्टोकोकाई हैं ये यूजुअली यूरिन को एसिडिक बनाते हैं, तो कुछ स्टोन ऐसे भी हैं जो एसिडिक यूरिन में बनते हैं, तो वो भी बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा फीचर्स, फीचर जो है ना फ्लैंक पेन होगी, टेम्परेचर, फ्लैंक पेन होगी ना क्योंकि किडनी से फ्लैंक पेन ही होती है, किडनी से रिलेटेड सारी डिजीज में। टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इन्फेक्शन है, टेंडनेस होगी उस एरिया में, रीनल एंगल में टेंडनेस होगी, हाइपोकोंडियम तक भी टेंडनेस जा सकती है, और रीनल डिस्फंक्शन हो सकता है, यूरीमिया हो सकता है। इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, सबसे पहले हमने यूरिन एग्जामिनेशन करना है, क्योंकि पेशेंट आपके पास आया है, उसको फीवर है, ये वो तो आपका माइंड रहेगा अच्छा ये कोई इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन के लिए आप क्या करोगे, यूरिन एग्जामिनेशन में पस सेल्स देखोगे, डब्ल्यूबीसी देखोगे, फिर उसी यूरिन का कल्चर सेंसिटिविटी करवा लोगे कि हम देखें भाई क्या कौन से बैक्टीरिया हैं, ब्लड का कल्चर भी करवा लोगे, और फिर अल्ट्रासाउंड करवा लोगे। कि अल्ट्रासाउंड आप क्यों करवा रहे हो, क्योंकि आपको ये तो समझ आ गई है कि इन्फेक्शन है, लेकिन अब आप ये देखना चाह रहे हो कि इन्फेक्शन का कोई कोज तो नहीं है, कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कहीं कोई स्टेसिस तो नहीं है, वो देखने के लिए आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे। ठीक है, अच्छा जी, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन इसमें यूरिन एनालिसिस ही है। डीडीज इसके निमोनिया हो सकता है, अपेंडिसाइटिस हो सकता है, कोलिसिस्टाइटिस, वो पेन के हिसाब से उन्होंने डीडीज बनाया। ट्रीटमेंट इसमें क्या है, आपने आईवी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देनी, क्योंकि अभी कल्चर का रिजल्ट इतना जल्दी नहीं आ जाता, तो जब तक कल्चर का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन अमाइनो ग्लाइकोसाइड दो, ताकि पेशेंट का कुछ तो ठीक होना ट्रीटमेंट तो। उसके बाद जब कल्चर का रिजल्ट आ जाएगा फिर उस हिसाब से स्पेसिफिक एंटीबायोटिक जो मोस्ट सेंसिटिव है वो दे देंगे। जब पेशेंट जो है वो एफिब्राइल हो जाए, उनका फीवर खत्म हो जाए, तो अब आप उनको ओरल एंटीबायोटिक्स पे लेके आ सकते हो, अब आप आईवी ना दो, अब आप ओरल दो। ठीक है, अच्छा जी, जो अनकॉम्प्लिकेटेड पायलोनेफ्राइटिस है उसको आपने 14 दिन तक ठीक करना है, लेकिन वो वाला पायलोनेफ्राइटिस जिसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन है, यानी इसके साथ कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल मसला है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है, इसकी वजह से ये ना पायलोनेफ्राइटिस है, तो उसमें एक तो स्ट्रक्चरल मसले को ठीक करो, वरना ये इन्फेक्शन दोबारा हो जाएगा। अगर अगर पेल्विक यूरिटरी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको ठीक करो, अगर रिफ्लक्स है उसको ठीक करो, अगर कोई स्टोन है उसको रिमूव करो, मसले को ठीक करो। दूसरा 21 डेज तक पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दो, ठीक है, उसमें थोड़ा प्रोलॉन्ग हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और अगर क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस हो तो वो यूजुअली वेजाइकोयूटेरिक रिफ्लक्स की वजह से होती है बच्चों में, और अडल्ट में जो है वो क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस रीनल स्टोन्स की वजह से होती है। ये भी आपका एमसीक्यू पॉइंट हो गया कि अगर बच्चों में क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस है तो वो यूजुअली वेजाइकोयूटेरिक रिफ्लक्स की वजह से होती है, और बड़ों में रीनल स्टोन की वजह से होती है। तो उसकी वजह से जो है वो रीनल फेलियर भी हो सकता है, अगर बहुत मतलब क्रोनिक हो ना तो फिर रीनल फेलियर तक बात आ सकती है, हमें किडनी को इवन निफ्रेक्टमी करके और यहाँ रीनल ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है। ठीक है, चले, ये आसान सा टॉपिक था, आसान सा इसकी मैनेजमेंट थी। आगे आ जाए जी पायोनेफ्रोसिस, पायो पस, नाम से जाहिर हो रहा है, तो पायोनेफ्रोसिस क्या है कि अगर पस है या पुरुलेंट यूरिन है या इन्फेक्टेड यूरिन है, वो ऑब्स्ट्रक्ट
ऑब्स्ट्रक्टेड कोलेक्टिंग सिस्टम है, यानी पहले ऑब्स्ट्रक्शन हुई, उस ऑब्स्ट्रक्शन के बाद वहाँ पे पस इकट्ठी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, तो उसको हमने पायोनेफ्रोसिस का नाम दे दिया। अच्छा जी, अब पायोनेफ्रोसिस की वजह से जो रीनल पैरेन्काइमा है उसकी डिस्ट्रक्शन होती जाएगी, सुपरेटिव डिस्ट्रक्शन होती जाएगी, रीनल फंक्शन का लॉस होता जाएगा और पेशेंट की लाइफ भी जा सकती है। मोस्ट कॉमन ये होता है रीनल स्टोन्स की कॉम्प्लिकेशन में। अच्छा, जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी इसमें सबसे पहले रीनल स्टोन ही हमारे माइंड में आना चाहिए। रीनल स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुई, इन्फेक्शन हुआ, पस बन गई, पायोनेफ्रोसिस हो गया। अब आपको याद है मैंने हाइड्रोनेफ्रोसिस में आपको एक कॉम्प्लिकेशन पायोनेफ्रोसिस बताई थी, जब मैंने कहा था आगे डिटेल में देखेंगे, तो ये वही टॉपिक है जो हमने वहाँ कॉम्प्लिकेशन में देखा था। इसमें ना क्लासिक एक ट्राइड होती है सिम्टम की पायोनेफ्रोसिस में, फीवर, एनीमिया, स्वेलिंग, उस जगह पे स्वेलिंग होगी। अब वो भी फीवर उसमें भी था पायोनेफ्राइटिस में, लेकिन मैंने उसको स्वेलिंग का नहीं कहा था, मैंने कहा था टेंडरनेस होगी। इसमें मैं कह रही हूँ स्वेलिंग होगी लोइन में, एनीमिया हो जाएगा पेशेंट को और फीवर होगा। साथ सिस्टाइटिस के भी सिम्टम आ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो हाई होती है सिस्टाइटिस में, हम यूरिन ब्लैडर वाले चैप्टर में देखेंगे, अर्जेंसी, वो वाले सिम्टम भी आ सकते हैं। इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, अगेन हम यूरिन एनालिसिस करवाएंगे, उसमें आपको पस मिल सकती है, डब्ल्यूबीसी जिसमें ज़्यादा होंगे, अल्ट्रासाउंड आप करवाओगे, आपको स्टोन नजर आ सकता है या आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन का कॉज नजर आ सकता है, और उसके बाद आप अस्पायर करोगे पस को, अस्पायरेशन पे आपका डेफिनेटिव डायग्नोस बन जाएगा कि ये पस है ना, मतलब पायोनेफ्रोसिस हो गया। तो पायोनेफ्रोसिस इस कोई खास कोई ऐसी डिजीज नहीं है, सिंपली ये है कि ऑब्स्ट्रक्शन हुई उसमें पस जमा हो गई, तो फिर आप अस्पायरेशन पे इसका डायग्नोसिस बना ले। तो अर्जेंट इसका ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि इसने वरना किडनी को खराब कर देना है, रीनल डैमेज कर देना है, और ये लीथल सेप्टिसीमिया भी करवा सकते हैं। आपको पता है ना, जहाँ भी पस बनना शुरू हो बहुत लीथल होता है, उसको फौरन फौरन ट्रीट करना होता है। सबसे पहले आप एंटीबायोटिक देंगे, जो पस है उसको अच्छे से ड्रेन करेंगे, परकुटेनियस नेफ्रोस्टमी से पस को ड्रेन करो, और अगर थिक पस है तो आपको ओपन नेफ्रोस्टमी भी करनी पड़ सकती है, और बाजुकात अगर किडनी का फंक्शन खराब हो जाए तो हमें नेफ्रेक्टमी भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये पायोनेफ्रोसिस का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट आता है जी रीनल कार्बंकल। कार्बंकल हमने पढ़ा हुआ था ना जनरल सर्जरी में भी। कार्बंकल क्या होता था, जो हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन हो रहा था उसको हम कार्बंकल कहते हैं ना, मतलब एक एब्सिस बन जाती थी, वही एब्सिस अगर किडनी में बन जाए तो उसको रीनल कार्बंकल कहते हैं। तो ये रीनल एब्सिस है, रीनल कॉर्टेक्स में बनती है। अब ये क्यों होता है, या तो हेमाटोजेनिक स्प्रेड हो जाता है ऑर्गेनिज्म का, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में, डायबिटिक में ज़्यादा कॉमन है। कोई भी इस तरह का कार्बंकल होता है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में ज़्यादा कॉमन होता है, तो ये भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज और डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा कॉमन है। इसके फीचर्स क्या होंगे, फीवर, फ्लैंक पेन और टेंडर सिक स्वेलिंग होगी, और इनिशियली कोई पस नहीं आती यूरिन में, लेकिन उसके बाद अगर ये बस्ट कर जाए कार्बंकल तो फिर पस भी आना शुरू हो जाती है। डायग्नोसिस हम अल्ट्रासाउंड और सिटी पे बनाते हैं, सिटी इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ठीक हो गया। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक है और परकुटेनियस ड्रेनेज है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड ड्रेनेज है और ओपन सर्जिकल ड्रेनेज अगर रेजिस्टेंट केसेस है। अब आपने ये फिगर देखनी है, फिगर में उसने आपको दिखाया कि अगर रीनल कार्बंकल है तो वो यहाँ बनेगी कोर्टेक्स में, और अगर पायोनेफ्रोसिस है तो वो यहाँ पस जमा होगी पेल्विस, पेल्विस में, रीनल पेल्विस में। ठीक है, और आगे उसने पेरिनेफ्रिक एब्सिस भी दिखाई हुई है कि जो फिशिया के नीचे होगी, फिशिया के अंदर होगी, लेकिन कोर्टेक्स में नहीं होगी, किडनी किडनी से बाहर ही होगी, रीनल जो कैप्सूल है उसके बाहर ही होगी, उसको पेरिनेफ्रिक एब्सिस कहते हैं। तकरीबन तकरीबन की प्रेजेंटेशन सेम होती हैं, लेकिन जो पायोनेफ्रोसिस है उसमें पेन नहीं होती, लेकिन इसमें पेन होती है, इसमें कार्बंकल में, और इसमें मैस भी बनता है, पेनफुल मैस बनता है। और जो थी वो पहले मैंने आपको पाइलोनेफ्रोटिस बताया, उसमें जो है ना वो मैस कोई नहीं बनता, वो सिर्फ इन्फेक्शन है। अब आगे पेरिनेफ्रिक एब्सिस की बात करते हैं। इसमें प्यूरेंट मटेरियल कलेक्ट हो जाता है अराउंड द किडनी, मतलब किडनी के कैप्सूल और जीरोटा फिशिया के दरमियान में जमा हो जाता है। और अगर कोई भी एब्सिस बनी हो, वो जो है ना वो पहले कार्बंकल हो, मतलब पहले एब्सिस हो, फिर वो बस्ट कर जाए और उसका जो पस है वो बाहर आ जाए निकल के कैप्सूल से, तो वो भी पेरिनेफ्रिक एब्सिस बना देती है। इसके कॉमन कॉजेज क्या हो सकते हैं कि रीनल एब्सिस ही थी वही एक्सटेंड कर गई बाहर, जैसमिन का बस्ट कर जाती है, या पेरिनेफ्रिक डिस्चार्ज हो रहा था, कोई पायोनेफ्रोसिस का मतलब पेल्विस में था वो डिस्चार्ज कर गया, या तो रीनल कार्बंकल पेरिनेफ्रिक एब्सिस बनवा सकती है, या पायोनेफ्रोसिस भी पेरिनेफ्रिक एब्सिस बना सकता है। ठीक है, या कोई अपेंडिकुलर एब्सिस थी उसने बनवा दिया, या हेमाटोजेनिक स्प्रेड हो गया। पेरिनेफ्रिक एब्सिस जो है वो टुबरकुलस वर्टिब्री की वजह से भी बन सकती है। फीचर्स इसके हैं, स्विंगिंग पायरेक्सिया, आपको पता है ना क्या, एब्सिस जहाँ पे भी हो वहाँ पे साथ राइगर्स एंड चिल्स होते हैं, और पायरेक्सिया भी होगा, एब्डोमिनल टेंडरनेस होगी, एब्डोमेन बहुत टेंडर हो जाएगा, फ्लैंक एक मैस आपको नजर आएगा, और जो डायाफ्राम है अफेक्टेड साइड का वो एलिवेटेड और फिक्स हो जाएगा। इसमें जो पेरिनेफ्रिक एब्सिस है इसमें एब्डोमेन ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है कि एब्डोमेन टेंडर भी हो गया, डायाफ्राम भी एलिवेट हो गया है, और स्विंगिंग पायरेक्सिया। ठीक है, तो क्योंकि बाहर वाली साइड पे चलेगी ना ज्यादा, तो ये एब्डोमेन को ज्यादा इन्वॉल्व करिए। डायग्नोसिस में जोस शेडो आपको नजर आता है, सॉरी, जोस शेडो आपको नजर नहीं की वजह से ना ये ऑब्सक्यूर हो जाती है और आपको एब्डोमिनल एक्सरे पे नहीं नजर आता। ठीक है, अल्ट्रासाउंड आप करवा लो, और सिटी सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन है। सिटी जो है वो कार्बंकल के लिए भी सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन थी, सिटी जो है वो पेरिनेफ्रिक एब्सिस के लिए भी सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन है। जबकि जब हमने पायोनेफ्रोसिस की बात की थी तो पायोनेफ्रोसिस में हमारा डायग्नोस एस्पायरेशन पे ज्यादा अच्छा बन रहा था। ठीक है, और अल्ट्रासाउंड पे भी हमें नजर आ रहा था। ट्रीटमेंट इसमें भी एंटीबायोटिक देंगे और उसको एस्पायर करेंगे, और लार्ज नीडल की मदद से एस्पायर करते हैं, और अगर कम्प्लेक्स हो तो फिर हम इसको ओपन ड्रेनेज के जरिए भी ड्रेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा था जी रीनल ट्यूमर। रीनल ट्यूमर में जो विलियम्स ट्यूमर को हमने पढ़ना है और रीनल सेल कार्सिनोमा को पढ़ना है। विम्स ट्यूमर को नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं और रीनल सेल कार्सिनोमा को हाइपर नेफ्रोमा भी कहते हैं। अच्छा जी, विम्स ट्यूमर नेफ्रोब्लास्टोमा ये लार्ज एक ट्यूमर होता है, और ये बिफोर द एज ऑफ 5 ईयर बनता है यूजली। 95% केसेस में यूनिलेटरल होता है, और डब्ल्यू टी यानी विम्स ट्यूमर, डब्ल्यू टी वन ट्यूमर की
डिलीशन की वजह से यूजली बनता है। अंडर 5 ईयर्स ही पेशेंट आपके पास आएगा, सिनेरियो भी अंडर 5 ईयर्स का आएगा। अच्छा जी, मिक्स ट्यूमर होता है, इसमें ब्लास्टिमल कंपोनेंट, स्ट्रोमल कंपोनेंट और एपिथेलियल, ये 3 कंपोनेंट होते हैं, एपिथेलियल, स्ट्रोमल और ब्लास्टिमल कंपोनेंट। फीचर्स इसमें क्या होते हैं, एक तो एब्डोमिनल मैस होगा, 90% पेशेंट में ये मैस के साथ ही आते हैं आपके पास, क्योंकि बहुत बड़ा होता है ये, इसकी आपने कोई गूगल पिक्चर देखनी है, बहुत बड़ा होता है ये। 90% पेशेंट मैस के साथ आते हैं, और फ्लैंक पेन के साथ भी आ सकते हैं, हीमोचूरिया के साथ भी आ सकते हैं, हाइपरटेंशन के साथ भी आ सकते हैं, मेटास्टेसिस इसका सबसे कॉमन लंग्स में होता है, तो लंग्स के सिम्टम के साथ भी आ सकते हैं। इन्वेस्टिगेट अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और कॉन्ट्रास्ट इन्हांस्ड सिटी स्कैन करवाएंगे। जो हम स्टोन्स के लिए देख रहे थे ना, वो नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन है जो इन्वेस्टिगेशन चॉइस है, रिनल स्टोन के लिए, यूटेरिक स्टोन के लिए। लेकिन ट्यूमर के लिए कॉन्ट्रास्ट इन्हांस्ड सिटी स्कैन जो है ना एब्डोमेन और चेस्ट का, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। फिर इसकी हम स्टेजिंग करते हैं, स्टेजिंग स्टेज 1 2 3। 1 वाला जो विम्स ट्यूमर है वो किडनी तक कन्फाइन है, उसको कम्प्लीटली हम एक्साइज कर देंगे। लेकिन जो स्टेज 2 है वो यूनिलैटरली है, एक किडनी में ही है, लेकिन हम उसको कम्प्लीटली एक्साइज नहीं कर सकते। और जो 3 है उसने मिड लाइन को क्रॉस कर लिया है, दूसरी किडनी में भी चला गया। और जो 4 है वो मेट्स उसके बन गए हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका रेडिकल नेफ्रेक्टमी है, क्योंकि इसको निकालना ही पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके बाद हम कीमोथेरेपी करते हैं। अगर पार्शियल नेफ्रेक्टमी करें तो वो उस केस में यूजली कर रहे होते हैं जब बायलेटरल डिजीज हो, मतलब दोनों साइड पे डिजीज है, अब दोनों किडनी को तो नहीं ना निकाल देना, फिर हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी कर देते हैं। लेकिन अगर एक ही किडनी में, तो फिर हम रेडिकल नेफ्रेक्टमी करते हैं और साथ कीमोथेरेपी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी, ये आसान सा था, विम्स ट्यूमर। नेक्स्ट आ जाता है जी रिनल सेल कार्सिनोमा। रिनल सेल कार्सिनोमा मैंने कहा हाइपरनेफ्रोमा भी इसको कहते हैं, ग्राविड्स ट्यूमर भी इसको कहते हैं, ये एडिनो कार्सिनोमा होता है और मोस्ट कॉमन ट्यूमर है ये किडनी का। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से राइज करता है, ये भी एमसीक्यू आया हुआ था, कहाँ से राइज करता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। इसके रिस्क फैक्टर में स्मोकिंग है, रिनल फेलियर है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, एस्बेस्टोस एक्सपोजर है, वीएचएल सिंड्रोम है, वोन हिपोलैंडोन सिंड्रोम। इसमें वीएचएल, अगर वीएचएल की वजह से रिनल सेल कार्सिनोमा है तो इसके साथ फियोक्रोमोसाइटोमा और पैंक्रियाटिक सिस्ट भी होंगे, ठीक है। अच्छा, ये डायरेक्टली भी सेपरेट कर जाता है और रीनल वेन के जरिए भी सेपरेट करता है, रीनल वेन से ही फिर वेना के बाद तक चला जाता है। और ये जो है ना लंग में, इसका भी मेटास्टेसिस सेपरेट सबसे ज़्यादा जल्दी लंग में होता है, और लंग में आपको कैनॉन बॉल अपीयरेंस मिलती है, ये भी आपने गूगल पे देखनी है, कैनॉन बॉल अपीयरेंस आपको एक्सरे पे मिलती है लंग्स में। और बोन्स और लिम्फ नोड तक जा सकता है, मोस्ट कॉमन साइड इसकी भी लंग्स ही है, ठीक है। फीचर्स इसके क्या होंगे, हिमाचुरिया, ये कोई इतना बड़ा नहीं होता, इसलिए इसमें मैथ्स 30% तक ही आपको मैथ्स मिलता है, उसमें तो ज़्यादातर मैथ्स मिलता था ना विम्स में, 90% में मैथ्स होता था, इसमें मैथ्स कम होता है। इसमें ज़्यादा जो पेशेंट हमारे पास आते हैं ना ट्यूमर के, वो आते हैं हिमाचुरिया के साथ और एक फ्लैंक पेन के साथ, ठीक है, फ्लैंक पेन, हिमाचुरिया। और साथ में इसमें लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील के साथ भी पेशेंट आ सकते हैं, क्योंकि ये ना वेन में इंटर हो जाता है। जब ये वेन में इंटर हो जाता है तो आपको पता है कि जो टेस्टिकल लेफ्ट साइड वाली टेस्टी की वेन है ना, तो वो आके रीनल वेन में ओपन होती है, वो डायरेक्टली वेना के बाद तक नहीं जाती, वो रीनल वेन में ओपन होती है। जब रीनल वेन ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है तो पीछे इसने बाकी वेन्स को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर देना है, तो ये टेस्टिकुलर वेन है उसको भी ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, तो वो टेस्टिकुलर वेन डायलेट हो जाती है, उसी को हम वेरिकोसील कहते हैं। तो पेशेंट वेरिकोसील के साथ अगर आए तो भी आपने रीनल का सेल कार्सिनोमा का सोचना है। अच्छा, उसके बाद एटिपिकल फीचर इसमें कुछ होते हैं ना, कि अगर बोन में मेट्स चले गए तो बोनी पेन होगा, इसमें ना वो भी होते हैं, मेटानियोप्लास्टिक सिंड्रोम भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से होते हैं। तो अगर बोनी पेन होगी, बोन में मतलब मेट्स आ सकती हैं, लंग्स में मेट्स चले गए तो हीमोप्टोसिस कफ के साथ पेशेंट आ सकता है। और इसमें बहुत देर परसिस्टेंट पायरेक्सिया, फीवर उतरता ही नहीं है, इवन आप देखते हो तो इन्फेक्शन कोई भी नहीं होता बट फीवर रहता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, पॉलीसाइथीमिया, क्योंकि इरिथ्रोपाइटिन बहुत ज़्यादा बन रही है। अगर हम इसके पैरा न्यूप्लास्टिक सिंड्रोम देखें ना, कौन कौन से होते हैं, एक तो इसमें ईएसआर रेज्ड ही रहती है, ठीक है, मोस्ट कॉमन ये है। और इसमें फीवर परसिस्टेंट रहता है, कोई इन्फेक्शन का एविडेंस नहीं है, लेकिन ईएसआर भी रेज है और फीवर भी परसिस्टेंट है, ठीक है। ये यूजुअली होता है कि साइटोकाइन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर बन रहे होते हैं, उनकी वजह से ऐसा होता है। उसके बाद हिपैटिक डिस्फंक्शन ये करा देता है, मेट्स नहीं जाते लीवर में, लेकिन हिपैटिक डिस्फंक्शन होती है, उसको कहते हैं नॉन मेटास्टेटिक हेपेटिक डिस्फंक्शन या स्टोफर सिंड्रोम, ठीक है, STAUFFER, स्टोफर सिंड्रोम। चौथा ये पॉलीसाइथीमिया करवा देते हैं, इरिथ्रोपाइटिन ज़्यादा बनाने की वजह से। पांचवा ये हाइपरकैल्सीमिया करवा सकते हैं, पीटीएच लाइक पेप्टाइड बना देता है। छठा ये कुशिंग सिंड्रोम करवा सकते हैं, और सातवां ये लंबर्ट ईटन सिंड्रोम। तो ये सारे इसके पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम है, ये भी सिनेरियो में मेंशन हो सकते हैं। अब इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, सबसे पहले आपको हिमाचुरिया मिलेगा, फिर आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे, साथ डॉपलर करवा लेनी है, क्योंकि ये वेन्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं ना, तो डॉपलर भी करवा लेना है। फिर कॉन्ट्रास्ट इन्हांस सिटी जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है, मैंने बताया कि ट्यूमर के लिए कॉन्ट्रास्ट इन्हांस सिटी और स्टोन्स के लिए नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी। अच्छा, कॉन्ट्रास्ट एनासिटी में आपको सारा नजर आ जाएगा, लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुए हैं नहीं हुए, वेन्स इन्वॉल्व हुई हैं, स्प्रेड हुआ है, कैंसर का ही नहीं हुआ। फिर एमआरआई आपने करवा लेना है, इससे आपको एग्जैक्ट इन्वॉल्वमेंट नजर आ जाएगी कि ट्यूमर ने वेन को इन्वॉल्व किया है कि नहीं किया। फिर एक्सरे चेस्ट और सिटी चेस्ट आपने मेट्स के लिए करवा लेने हैं, बोन स्कैन भी मेट्स के लिए करवा लेना है, और बायोप्सी आपको नहीं करानी पड़ती इसकी, आप इन्वेस्टिगेशन इमेजिंग से ना डायग्नोसिस बना लेते हो। टी नम क्लासिफिकेशन इसकी आ जाती है। अब टी में इसमें जो है ना वो, इसकी क्लासिफिकेशन हम वैसे नहीं करते, क्योंकि इसमें तो म्यूकोजा सब म्यूकोजा नहीं है ना, तो इसमें हम वैसे नहीं करते कि अगर T1 है तो वो म्यूकोजा सब म्यूकोजा तक है, T2 है तो वो मस्कुलरिस तक, जो मैंने आपको जीएटी में करवाया था। इसमें ना इसमें उसकी डायमेंशन के हिसाब से करते हैं। T1 में ट्यूमर जो है वो 7 सेंटीमीटर से कम है उसकी डायमेंशन, ठीक है। और T1 वन को फर्दर उसने 1A 1B में डिवाइड किया, 1A में 4 सेंटीमीटर से भी कम है और 1B में
4 सेंटीमीटर से ज़्यादा लेकिन 7 से कम है। ग्रेटर डायमेंशन यानी वो कोई भी डायमेंशन हो, वो लेंथ हो, वो जिस तरफ विड्थ हो, जो भी ग्रेटर डायमेंशन है ना वो 7 से कम होगी तो वो 1 तक है। अगर 7 से ज़्यादा होगी तो T2 है। अगर 7 से ज़्यादा और 10 से कम है तो वो T2A है, और अगर 10 से ज़्यादा है तो T2B है। T3 में क्या होगा, लेंथ वाला काम खत्म है। T3 में ये होगा कि ट्यूमर जो है ना वेन्स में चला गया, मेजर वेन्स में चला गया, ठीक है। लेकिन उसने अभी तक एड्रिनल ग्लैंड को नहीं इन्वेड किया और ना ही उसने जिरोटा फिशिया से बियॉन्ड किया है। लेकिन T4 में वो जिरोटा फिशिया से भी बियॉन्ड चला जाएगा और एड्रिनल ग्लैंड को भी इन्वॉल्व कर लेगा। अब T3 को फर्दर उसने ABC में डिवाइड किया। ए में ट्यूमर जो है वो रीनल वेन तक गया है, ठीक है, या पेरिनेफ्रिक टिश्यू तक गया है। बी में वो वेना केवा तक चला गया है, और सी में 3C में वो वेना केवा, उस वाली वेना केवा में जो अबव डायफ्राम है। 3B में वो बिलो डायफ्राम था, 3C में वो अबव डायफ्राम, लेकिन है T3 में वो सिर्फ वेन तक ही। T4 में वो एड्रिनल ग्लैंड तक चला रहेगा, ठीक है। 4 एड्रिनल ग्लैंड, 3 वेन्स, 2 7 to 10 और 1 7, 4 to 7। इस तरह से ना आप याद कर लो इसको। बाकी लिम्फ नोड का वैसा ही है कि अगर लिम्फ नोड मेटास्टेसिस नहीं है तो 0, अगर रीजनल लिम्फ नोड 1 है तो 1, और अगर मोर देन 1 है तो 2, ठीक है। और मेट्स का भी वही है, M0 M1। चले आगे हम देखते हैं इसका हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो अगर तो लोकलाइज्ड है, जैसे T1 T2 T3 में था कि लोकल ट्यूमर था 4 to 7, या चले 7 to 10 तक भी चला गया था लेकिन लोकलाइज था, तो उस केस में क्या करेंगे लोकलाइज कैंसर के लिए, रेडिकल नेफ्रेक्टमी, ठीक है। रेडिकल नेफ्रेक्टमी, अब रेडिकल नेफ्रेक्टमी में क्या क्या रिमूव करते हैं, एक तो वो किडनी की जहाँ पे मैस बना ट्यूमर बना उसको एक्साइज करते हैं, दूसरा एड्रिनल ग्लैंड को एक्साइज करते हैं, जिरोटा फिशिया को भी निकाल देते हैं, और पैरायोटिक लिम्फ नोड को भी निकाल देते हैं, और साथ प्रोक्सिमल यूरिटर को भी। ये सारी चीज़ों को, एड्रिनल ग्लैंड को भी, फिशिया को भी, लिम्फ नोड को भी, और प्रोक्सिमल यूरिटर को भी, उसको कहते हैं रेडिकल नेफ्रेक्टमी, ठीक है। ट्रांसपेरिटोनियल भी की जा सकती है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल भी की जा सकती है। फ्लैंक पेन सीएं लगाते हैं और फिर हम ये कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, रीनल आर्टरीज लाइगेट की जाती है, रीनल वेन से पहले रीनल आर्टरीज को लाइगेट करना है, वरना हम पहले अगर वेन को लाइगेट कर देंगे तो ड्रेनेज बंद हो जाएगी और ब्लड जाता रहेगा, किडनी इंगोज कर जाएंगे, इसलिए पहले आर्टरी को काटना है कि किडनी को ब्लड जाना बंद हो, फिर वेन को काटना है। अच्छा, अगर किसी सूरत में रीनल वेन और इंफीरियर वेना के भी इन्वॉल्व हैं तो आपने इनको भी ओपन करना है और क्लैंप लगा के और ट्यूमर को एक्सट्रैक्ट करना है और वेन को बंद कर देना है। जैसे वो हमने पढ़ा था यूरेटर से स्टोन कैसे रिमूव करते हैं, वैसे ही इधर से हमने रिमूव करना है कैंसर को, कि पहले उनको क्लैंप लगाया, फिर रिमूव किया कैंसर को, फिर उनको ठीक कर दिया, सूचर लगा दिए। और अगर स्टेज 1 का ट्यूमर हो तो उसके लिए हम लेप्रोस्कोपी नेफ्रेक्टमी भी कर सकते हैं। ये एक इमर्जिंग टेक्निक है, अब ये आ रही है, अब हमें ओपन नहीं करना पड़ता, लेप्रोस्कोपी से हम कर देते हैं। पार्शियल नेफ्रेक्टमी हम कब करते हैं, पार्शियल नेफ्रेक्टमी ये है कि ये रेडिकल नहीं है, ये पार्शियल है, ठीक है। ये हम तब करते हैं कि अगर स्टोन बहुत छोटा हो, स्टोन कह रही हूँ ट्यूमर बहुत छोटा, 4 सेंटीमीटर से भी छोटा, और वो सिर्फ अपर पोल में हो या सिर्फ लोअर पोल में हो, तब हम पार्शियली उतने हिस्से को सिर्फ निकाल देते हैं, इससे बहुत ज़्यादा किडनी बच जाता है, ठीक है। अब अगर ट्यूमर हो जी स्टेज 3B 3C का, जिसमें वेन इन्वॉल्व हो गई थी, इसमें क्या करना है, इस केस में जो है वो इंफ्रावेना को क्लैंप लगाने हैं ट्यूमर के अबव और बिलो, ठीक है। क्लैंप लगा के आपने क्या करना है, ट्यूमर को रिमूव करना है और फिर उस वेन को सूचर लगा देना है। लेकिन अगर ये इट्रियम राइट इट्रियम तक पहुंच गया, फिर आपको कार्डियोथेरेपी सर्जन की हेल्प लेनी पड़ेगी, उससे आप बात करोगे, ठीक है, ताकि वो आके हार्ट को स्टॉप करे, कार्डियोप्लीजिया कराए, और फिर आप जो है ना वो हार्ट को एक्सप्लोर करके उसमें से ट्यूमर निकालो। T4 इसमें क्या है, इसमें रीनल ग्लैंड भी इन्वॉल्व है, फिशिया बहुत कुछ इन्वॉल्व हो गया, तो इसमें रेडिकल नेफ्रेक्टमी कर ली जाती है, लेकिन वो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, वो सिर्फ सिम्टम को रिलीव करने के लिए हम कर रहे हैं कि पेन हिमाचुरिया खत्म हो जाए, और वरना इससे डेथ तो पेशेंट की हो ही जानी है। अच्छा, क्योंकि एडवांस है इसमें सिर्फ पैलिएटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो रीनल सेल कार्सिनोमा है ये हार्मोन थेरेपी के लिए और कीमोथेरेपी के लिए रेजिस्टेंट है, ये इसमें वर्क नहीं करती। रेडियोथेरेपी हम कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी हम करते हैं कि अगर बोन मैट्स हों तो बोन में पेन हो रही है उनको रिलीव करने के लिए, स्पाइनल कॉर्ड में मेटास्टेसिस है तो उसके लिए, और इम्यूनोथेरेपी भी कर सकते हैं। तो रेडियो और इम्यूनोथेरेपी, रेडियो बेसिकली मैट्स के लिए और इम्यूनोथेरेपी भी की जा सकती है, लेकिन कीमोथेरेपी का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना वो चैप्टर कंप्लीट हो गया।